नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। बात बिहार की होने वाली है, बिहार के एजुकेशन सिस्टम की होने वाली है। अभी हाल ही में आपने देखा कि हम लोगों ने एक बिहार का सफ़र किया, करीब 19 ज़िले हमने घूमे और बिहार के एजुकेशन सिस्टम से जुड़े कई पहलुओं पर कई बड़े लोगों से भी बातचीत की, जानने की कोशिश की कि अब तक कितना बदला है। जो 40 साल पहले, 20 साल पहले और 30 साल पहले का बिहार था एजुकेशन के मामलों में, वो आज कितना बदला है। आज वहाँ पे एजुकेशन की जो धरातल पे सिस्टम्स हैं वो कितने बदले हैं। तो जवाब आता है कि शून्य। अब तक कुछ बदलाव नहीं हुआ है। 40 साल पहले, 30 साल पहले जो हालात थे, आज भी 2020 में वही हालात हैं। पर इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के आज हम चर्चा करने बैठे हैं दी संजय कुमार जी के साथ। संजय कुमार जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, जेएनयू के छात्र रहे हैं और अभी बिहार में एजुकेशन में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, खासकर उन सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए जिनका भविष्य वही सरकारी स्कूल बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। इनके बारे में थोड़ी सी और चीज़ बता दूं तो ये द लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कंट्री हेड हैं, यानी कि इंडिया के हेड हैं। एक संस्था चला रहे हैं एट जस्टिस पीपल कैंपेन, यानी कि जन शिक्षा अभियान के तौर पे ये एक कैंपेन चला रहे हैं बिहार में, जो बच्चों को शिक्षित कर रहा है। तमाम बड़े और बाहर से जो लोग आए हुए हैं वो इस शिक्षा प्रणाली में इनका साथ दे रहे हैं। अब अगला आवाज़ इनका होगा और इनसे बातचीत करेंगे और हम जानेंगे पहले तो आपकी जर्नी के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में। उससे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय दिया दी जर्नलिस्ट अड्डा के इस कार्यक्रम में जहाँ पे बिहार के एजुकेशन पे बातचीत हो सके। धन्यवाद, थैंक यू मुझे इस शो में लाने के लिए। और जैसा कि आप नाम तो बता ही चुके हैं, मैं कटिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में एक छोटा सा ज़िला है कटिहार और वहीं से मैंने पढ़ाई की। सरकारी स्कूल में हमने पढ़ाई की अपनी 10वीं तक और उसके बाद तो बहुत ही बम्पी राइड रहा। जो इनिशियल एजुकेशन रहा वो बहुत ही बम्पी रहा। बम्पी इन अ सेंस कि ऊपर नीचे होता रहा, क्योंकि जो जिस सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बात हम आज करने वाले हैं वो उस समय से शायद ख़राब होना शुरू हो गया था। और बहुत रुचि, मतलब अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद भी हमारी शिक्षा व्यवस्था या हमारा स्कूल ऐसा था कि बहुत अट्रैक्ट नहीं करता था पढ़ाई में। फिर भी किसी तरीके से माँ बाप चूँकि स्कूल भी नहीं पढ़ पाए थे, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ पाए थे, तो उनकी एक लालसा थी, उनकी एक इच्छा थी कि उनके बच्चे पढ़ें। तो उस चक्कर में उन्होंने हमें आगे की जर्नी दिखाई और वहाँ से दिल्ली भेजा। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए। दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद फिर जेएनयू में पढ़ाई किए, जैसा कि आपने बताया। और जब दिल्ली विश्वविद्यालय में आए और उसके पहले जैसा हमने बताया कि जर्नी अच्छी नहीं थी, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में आके हमने जब दिल्ली शहर में आए और दिल्ली विश्वविद्यालय में हम पढ़ाई किए, तब जाके मुझे समझ में आया कि एस्पिरेशन क्या होता है, कि ज़िंदगी के बारे में सोचना और ज़िंदगी कितनी चीज़ें आपको ऑफ़र करती हैं, वो सब आपको यहाँ आके मुझे पता चला। क्योंकि वहाँ एक छोटे से शहर में थे, कभी शहर से निकलते नहीं थे। छुट्टियों में भी जाना होता था तो गांव जाते थे। मुजफ्फरपुर में हमारा गांव है, वहाँ जाते थे, वहीं रहते थे। तो कभी बाहर निकले ही नहीं थे, कोई एक्सपोज़र ही नहीं था। तो जब यहाँ आए, यहाँ पे पहला एक्सपोज़र हुआ और अपने कॉलेज में टॉप किए और उसके बाद हमने देखा कि लोग बधाई दे रहे हैं और फिर मुझे पढ़ाई की अहमियत समझ में आई। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं पढ़ाई को आगे ले जाऊंगा। और फिर उसी तरीके से जैसे सभी बिहारियों का उस समय सपना होता था कि सिविल सर्विसेज करना है, हम भी उसमें जुट गए और फिर जेएनयू गए। वहाँ पे एमफिल पीएचडी में एनरोलमेंट भी कर लिया और साथ में सिविल्स की तैयारी भी कर रहे थे। फिर संजोग ऐसा हुआ कि एक महिला संगठन है बहुत ही बड़ा, सेवा करके, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन, वहाँ से छोटा सा ऑफ़र आया कि आप कुछ महीनों के लिए हमारे साथ काम कीजिए। और वो एक कुछ महिलाओं को संगठित करना चाह रहे थे जो स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में काम करती हैं, सब्जी बेचती थीं और इस तरीके के छोटे छोटे काम करती थी, और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना था उनका। हमने मना कर दिया पहले, क्योंकि मेरा सपना ही सिविल सर्विसेज था। बट 3 बार जब वो हमारे पास आए किसी के माध्यम से, तो मुझे लगा कि जाना चाहिए, एक बार करके देखते हैं। तो 7 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बना और 7 महीने में हमने, वैसे तो हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, कटिहार में बहुत गरीबी देखी, खुद परिवार में देखी, लेकिन यहाँ पर जब गरीबों के साथ काम किया और बड़े शहर में जब उनकी तकलीफ़ों को देखा, तो बड़ा ही वो झकझोर दिया मुझे। और मुझे लगा कि
उस समय मैं जेएनयू में था। जेएनयू में बड़ी बड़ी बातें होती थी, गल्फ वॉर की बात होती थी, यहाँ की बात, वहाँ की बात, लेकिन हमने देखा कि दिल्ली की बात नहीं हो रही है, हमारे समाज की बात नहीं हो रही है, हमारे समाज में जो गरीबी है उसके बारे में बात नहीं हो रही है। और मुझे ये बड़ा डबल लाइफ लगता था कि हम जो जेएनयू में बात कर रहे हैं, जो ज़िंदगी हम जेएनयू में जी रहे हैं, सस्ती ज़िंदगी, और बाहर जो ज़िंदगी है वो इतना संघर्ष है सबके बीच में, गरीबों के बीच में, और उसके लिए कोई कुछ काम नहीं कर रहा है। मैं जब काम करने जा रहा हूँ तो सिस्टम से इतना भिड़ना पड़ रहा है। एक बैंक अकाउंट खोलने में 1 महीना लग गया था उस समय, क्योंकि गरीबों को देखकर कोई बैंक अकाउंट नहीं खोलना चाहते थे। पुलिस वाले जो है वो हैरेस करते थे गरीब महिलाओं को। तो ये सब देख के मेरे अंदर बड़ा ही एक चेतना सा जगा, और मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विसेज, फिर मैं सिविल सर्विसेज देने का जो है वो डिसीजन मैंने छोड़ दिया। क्योंकि मैं जब जेएनयू में देखता था कि हमारे आसपास के लोग सिविल सर्विसेज करके जाते थे, और फिर ट्रेनिंग के बाद वो बीच में आते थे कभी, तो देखता था कि वो एक अलग सितारों की दुनिया में रहने लग रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी दुनिया बदल गई। तो मुझे लगा क्या मैं ऐसा ही बनने के लिए सिविल सर्विसेज करना चाहता हूँ। एक तरफ मैं उन गरीबों के बीच जाता हूँ, ज़मीन पे बैठ जाता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ, दूसरे तरफ ये लोग हैं जो ये सिविल सर्विसेज करने के बाद रातों रात लगता है जैसे कोई सितारा बन गए। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरी दुनिया नहीं है, मुझे लाल बत्ती और मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे शायद मकसद मेरा जो है वो वही है, प्लेटफॉर्म मेरे लिए कोई और होगा। तो उस समय मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मैं सेवा में कंटिन्यू करूँगा। 7 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 17 साल मैंने काम किया वहाँ सेवा में, और गरीब महिलाओं के लिए काम किया, जम के काम किया। और उसी बने हुए हैं आप इसमें? हाँ, नहीं तो वो ऑर्गेनाइजेशन को हमने फिर 2016 के अंत में छोड़ा। उस बीच में मैंने बहुत सारे काम किए सेवा में, कई राज्यों में, 6 राज्यों में सेवा को मैंने इस्टेब्लिश किया, दिल्ली में भी इस्टेब्लिश किया। तो सेवा, जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत ही बड़ी संस्था है, और उसमें एक बड़े पद पर हमने काम करके डायरेक्टर के रूप में वहाँ पे काम किया, कई सालों में लीडरशिप पोजीशन पे काम किया। बिहार में बहुत काम किया। तो जब मैं बिहार जाता था तो मैं यंग लोगों के साथ बड़ा इंटरेक्ट करता था, और उस बीच मुझे ये समझ में आया कि बिहार में एजुकेशन सिस्टम जो है वो कहीं से कुछ बेटर नहीं हो रहा है, वो डिटोरिएट कर रहा है, वो धीरे धीरे और ख़राब होते जा रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में 99% बच्चे जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ जाके, और जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वो सिर्फ डिग्रियों का स्थान बना हुआ है। तो ये सब बड़ा परेशान किया मुझे। फिर मैंने निर्णय लिया 2014 में कि मैं एक बार और पढ़ाई करूँगा, क्योंकि मैंने पीएचडी अपनी पूरी कर ली थी जेएनयू से, लेकिन मैं चाहता था कि मैं पढ़ाई करने कहीं जाऊँ, और एक दिल में एक तमन्ना थी कि मैं कहीं बाहर जाके पढ़ाई करूँ, और पैसे थे नहीं। तो मैंने फिर भी हिम्मत किया, अप्लाई किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, मुझे वहाँ से फुल स्कॉलरशिप मिला हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से, और फिर मैं वहाँ 2014 में वहाँ पढ़ाई करने के लिए गया। तो जब वहाँ पढ़ाई कर रहा था, और उस समय मैंने निर्णय लिया कि मैं जब लौट के आऊँगा तो बिहार में एजुकेशन के ऊपर काम करूँगा, क्योंकि मैं जैसा कि बताया कि बार बार जाता था वहाँ पे, युवाओं के साथ मिलता था, युवतियों के साथ मिलता था, और मुझे बड़ा दुख पहुँचता था कि जिस सिस्टम ने हम जैसे बच्चों को तोड़ दिया है, मैं अपने स्ट्रगल को उन बच्चों में देखता था, और मुझे लगता था कि अगर मुझे कुछ देना है वापस अपने समाज को, क्योंकि अब क्या चाहिए, मैं सारे डिग्री ले लिया, पीएचडी कर लिया, हार्वर्ड से पढ़ाई पूरी कर लूँगा, वहाँ की डिग्री हो जाएगी। उसके बाद मुझे लगा कि मैं लौट के कुछ काम करूँगा। तो फिर सबसे पहले वहाँ से लौटने के बाद मैंने ये किताब पूरी की, कटिहार टू कैनेडी, और मैंने सोचा कि मैं अपने संघर्ष को और अपने जो भी मैंने अभी तक हासिल किया है उनको मैं इस तरीके से डॉक्यूमेंट करूं कि जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, बिहार, यूपी, ऐसे जगह के जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, उनको ये काम आ सके, उनको वो समझ सकें कि ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल करने के बाद टूट जाना होता है, स्ट्रगल करने के बाद उठना होता है ना, और बार बार आप गिरते हो और बार बार आपको उठना होता है ना। तो मैंने ये सारी बातें इस किताब में लिखी हैं। एक जीवन परिचय है, और मैं आज बताने में मुझे संकोच भी नहीं होता है। इनफैक्ट मुझे खुशी होती है कि 12वीं के समय मैं फ़ेल कर गया, स्कूल में फ़ेल कर गया, है ना, बोर्ड में फ़ेल कर गया, और उसके बाद मैं उठा, है ना। तो वो जो लड़ाई थी ना, वो बड़ा ही रोमांचक लड़ाई थी, क्योंकि उस समय एकदम हारा हुआ महसूस करते हो आप, और समाज आपको बिल्कुल तोड़ देता है, और समाज में ऐसे मतलब सजेशंस आते थे मेरे पेरेंट्स को कि अनसॉलिसिटेड जो एडवाइजेस होते हैं समाज के, मेरा अपने घर के लोग जो हैं, परिवार मतलब जो रिलेटिव्स होते हैं, वो कहते थे, कोई कहता था कि इसको कलकत्ता भेज दो,
चौकीदार की नौकरी दिला देंगे, कोई कहता था रेलवे की नौकरी दिला देंगे, सब लोग ऑफ़र करते थे अपनी तरफ से हेल्प, लेकिन कोई ये ऑफ़र नहीं किया कि इसके अंदर जो क्षमता है उसको टटोलो और ये क्या कर सकता है, इसको और पढ़ाई करने दो। सिर्फ मेरे फादर और मेरे बड़े भाई जो हैं उस समय मुझे बहुत सपोर्ट किए, मेरे फैमिली के लोग बहुत सपोर्ट किए, और फादर को एक विश्वास था और मुझे अपने अंदर से लगता था कि मैंने अपना बेस्ट दिया ही नहीं है। मैं तो सिस्टम का हारा हुआ आदमी हूँ, क्योंकि उस सिस्टम ने मुझे कभी वो चीज़ दिया ही नहीं पढ़ाई में जो मुझे टीचर से, मुझे उस स्कूल में मिलना चाहिए था। तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे अभी फाइट बैक करना है। तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। फिर मैंने पढ़ाई को दोबारा से अपनाया और उसके बाद जब टॉप किया कॉलेज में ना, तो मुझे समझ में आया कि अच्छी पढ़ाई का मतलब क्या होता है। और फिर उसके बाद कभी रुके नहीं। उसके बाद कसम खाए कि जितनी डिग्रियां होती हैं अच्छी अच्छी, सब डिग्रियां लेंगे और फिर पढ़ाई अपनी पूरी की। तो ये बड़ा ही रोमांचक जर्नी रहा है। 12वीं क्लास में फेल होने वाला छात्र जब हार्वर्ड से पढ़ के आता है और जब अपने ही गांव में जाता है, तो जिन लोगों ने कभी राय दिया होगा, मशवरा दिया होगा, उनका रिएक्शन कभी मिला? पता नहीं, मतलब अब मैं उनके रिएक्शन का इंतज़ार तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, अपने अंदर ये खुशी होती है, और खुशी से ज़्यादा कि अपने आत्मविश्वास पे इतना आत्मविश्वास पे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। मैं नहीं कहूँगा कि गुरूर होता है या कुछ होता है, क्योंकि मैंने ये वर्ड ही नहीं सीखा है अपने ज़िंदगी में। मैंने यही सोचा है कि कभी भी किसी भी कोई भी अच्छा चीज़ होता है तो उसके बाद और अच्छा क्या हो सकता है उसके बारे में लग जाता हूँ। तो लेकिन उन लोगों के रिएक्शन, ये तो ज़रूर देखा है हमने कि समाज जो है, खास करके भारतीय समाज, और बड़ा दुखदाई है कि आपको आपके डिग्री, आपके हैसियत से ही तौलता है ना। मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, मैं क्या ओहदे पे हूँ, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। बड़ा दुखदाई है। लेकिन आज हार्वर्ड की नौकरी कर रहा हूँ तो सब अलग तरीके से देखते हैं। अगर मैं कोई और नौकरी कर रहा होता तो मुझे कोई और तरीके से देखते हैं। तो जब मैं फेलियर था तो मुझे कोई नहीं पूछता था, लेकिन आज जो है, अब आपके पास डिग्री है, आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो गए। लेकिन मैं इसको सक्सेस नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि डिग्रियाँ और पोजीशंस जो हैं ये सब माध्यम है ना। हमारे जीवन का पर्पस कुछ और होता है, जीवन का लाइफ का गोल जो होता है वो बहुत अलग होता है। मैं उन पेरेंट्स को हमेशा ये सजेशन देता हूँ, या यंगस्टर्स को सजेशन देता हूँ कि आप कभी भी गोल और मीन्स में कंफ्यूज मत हो। ये IIT कर लेना कभी आपका गोल नहीं होना चाहिए। IAS बन जाना आपका गोल नहीं होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए कि हम समाज को कैसे बदलेंगे, या आप अपने तरफ से आप समाज को क्या दोगे, अपने धरती को क्या दोगे, देश को क्या दोगे। ये नहीं कि IIT कर लिया ये गोल था। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं गोल्स और मीन्स में। तो मैं अभी जो नौकरी कर रहा हूँ ये भी एक मीन्स है, माध्यम है ना, कोई बड़ा काम करने का। फिर जो हम कैंपेन कर रहे हैं बिहार में, वो भी एक माध्यम है ना। हमारा जो पर्पस है वो बहुत बड़ा है, और सबका पर्पस बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत डिफरेंट होना चाहिए। तो वो डिफ़ाइन करना सबसे ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग ये चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो ये एक मैसेज मैं हर जगह देना चाहता हूँ और देता रहता हूँ। सेवा से सफ़र शुरू हुआ काम का, समाज को जानने का, समाज के साथ जुड़ के काम करने का, उन दबे कुचले लोगों के साथ जो कभी समाज का हिस्सा रहने के बावजूद भी रह नहीं पाए। अब एट जस्टिस पीपल आपने शुरू किया है कैंपेन, 2018 से आपने ये शुरू किया है जनवरी, और बिहार में एजुकेशन को लेके काम कर रहे हैं। इन 2 सालों में बिहार के एजुकेशन को आपने किस तरीके से देखा, जब आपने आज से 20 साल 25 साल पहले अपना 10th ग्रेजुएशन 12th किया होगा, और आज की स्थितियाँ कितनी बदली हैं उन? देखिए, मैं कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही डिटोरिएट किया है सिचुएशन, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन बहुत ही डिटोरिएट किया है। और हम काफ़ी प्राइवेटाइज हो गए हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे हम काफ़ी डिपेंडेबल हो गए हैं, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की भी हालात अच्छे नहीं हैं। अगर हम स्कूल्स और कॉलेजेस की बात करें तो कोई बहुत ही उत्तम क्वालिटी शिक्षा वो भी नहीं दे रहे हैं। और जो सबसे दुखद चीज़ मुझे समझ में आता है वो ये है कि जो नेता हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो ये सिस्टम को चला रहे हैं, वो और जो शिक्षक हैं, इनके पास विज़न नहीं है। और सबसे जो विज़न की कमी जो मुझे लगती है, और जो लीडरशिप की कमी लगती है कि एजुकेशन क्या कर सकता है। बिहार में 2 खास चीज़ें हैं जो बिहार हार्नेस करे, अगर उसको ठीक से उसको डील करे तो बहुत आगे जा सकता है। एक है पानी, और दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स, जो मानव संसाधन। क्योंकि 12 करोड़ के लगभग जनसंख्या है हमारी, है ना। और बाढ़ से तो हम हर साल ग्रसित हो रहे हैं। नीदरलैंड्स भी एक कंट्री है ना, वहाँ भी वो जल से सी लेवल से नीचे है, लेकिन वो पानी को कैसे मैनेज करते हैं,
है ना। और बिहार में कोई विज़न नहीं है कि पानी को कैसे मैनेज करना है। खैर हम लोग अभी जल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स अगर आप देखो, मैं कुछ फिगर्स आपको बताऊंगा। 18 से 23 वर्ष के जो युवा हैं बिहार में, उसमें लगभग 1 करोड़ 25 लाख जो हैं वो ये हैं इसमें युवा हैं। और उसमें से सिर्फ जो कुछ परसेंटेज हैं, लगभग 75 लाख जो हैं, है ना, वो कॉलेज जा रहे हैं। और जो मेजर परसेंटेज है वो कॉलेज में इनरोलमेंट नहीं है। जो 1 से 10वीं क्लास में 70% लगभग बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, है ना। तो बच्चे इतना ड्रॉप आउट कर रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हम हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, जो ह्यूमन पोटेंशियल है। तो मैं ये मानता हूँ कि बिहार जो है एक डेमोग्राफिक बम, जो जनसंख्या जो बम है ना, उस पर बैठा हुआ है। और एक जनसांख्यिकी आपदा की स्थिति है, डेमोग्राफिक डिज़ास्टर की स्थिति है। क्योंकि और ये मैन मेड है, ये नेचर मेड नहीं है। जो बाढ़ का प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक मतलब लोगों ने भी उसको इग्नोर किया है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई बारिश तो भगवान ने दे दिया, इसलिए हम ऊपर वाले ने दे दिया तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो जनसांख्यिकी की आपदा की जो स्थिति बनी हुई है बिहार में, और इसको सब लोग इग्नोर कर रहे हैं, ये मैन मेड है। तो ऐसे में अगर हम ह्यूमन रिसोर्स को, और जो स्कूल्स की स्थिति है, अगर आप डिफरेंट डेटा देखें, मैं सारे डेटा नहीं बताऊं, कुछ ही डेटा आपको अगर बता दूं, 65-70% स्कूल्स में लाइब्रेरी फंक्शनल नहीं है। लगभग 35% 40% स्कूल में कैंपस नहीं होते, तो सेफ़ नहीं है। अभी भी आप स्कूल्स में जाएं तो मतलब छेड़खानी इतनी होती है लड़कियों के साथ, है ना। और शाम में आप चले जाएं तो जो इलीगल एक्टिविटीज़ आपको स्कूल्स में मिलेंगे, दारू पीते हुए लोग मिलेंगे। उसके अलावा आप अगर टॉयलेट्स की बात करें, 90% स्कूल्स में टॉयलेट्स या तो नहीं है या तो फंक्शनल नहीं है। इतने गंदी स्थिति में आप सोचो कि लड़कियां कैसे मैनेज करती होंगी। टीचर्स को भी मैनेज करने के लिए टॉयलेट्स नहीं है। टॉयलेट्स को मैनेज करने के लिए उनके पास फंड नहीं आते हैं, वो बताते हैं, व्हाटएवर। सो वो स्थिति ख़राब है। आप ऐसे परिस्थिति में आप कैसे कल्पना करते हो जहाँ पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ पर कि सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो आप अपने ह्यूमन रिसोर्स में आप अगर इन्वेस्ट नहीं करोगे, और ये इन्वेस्ट करने का काम किसका है, वो विज़न कहाँ से आएगा, तो हमारे लीडर से आएगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, मैंने किताब में भी इसका जिक्र किया। मैं जब हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में था, तो वहाँ एक डीन रिटायर कर रहे थे। वो डीन जब रिटायर कर रहे थे, रिटायर करने से पहले उसने एक प्लान बनाया, और प्लान एक्सपेंशन का था। और उसने करोड़ों रुपया, डॉलर्स में अगर हम देखें तो करोड़ों रुपया उस नए बिल्डिंग के निर्माण के लिए, एक्सपेंशन के लिए उसने फंड रेज किया। और रिटायर होने के पहले वो वहाँ पर शिलान्यास से किया, और मैंने वहाँ ज़मीन पे जो भी होता है ग्राउंड ब्रेकिंग जो पूजा होता है किया, और उसके बाद वो रिटायर हो गए। और उन्होंने जो लेक्चर दिया वहाँ पर, जो स्पीच दिया, वो अपना विज़न बताया कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आने वाले जनरेशन्स हैं, बच्चे हैं, वो एक एक्सपैंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करें, और उनका माइंड जो है कहीं रुके नहीं, वो बड़े तरीके से सोचें, उनको पढ़ाई में कोई तकलीफ़ नहीं। हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ आप देखेंगे जितने भी भवन हैं, उसका उद्घाटन तो सब नेता करते हैं, लेकिन उसके बाद उसको देखने वाला कोई नहीं है। और जो लीडरशिप की क्राइसिस है हमारे यहाँ, जो यूनिवर्सिटी में या आप कॉलेज में देखोगे या फिर आप स्कूल लेवल पे देखोगे, लीडरशिप जो है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो चाहे नॉन पॉलिटिकल लीडर्स हो, वो अपने बारे में सोचते हैं, अपने ड्यूरेशन के बारे में सोचते हैं, अपने कार्यकाल के बारे में सोचते हैं कि हम अपने कार्यकाल में कितना प्रोग्रेस कर लें, या हम अपने कार्यकाल में कैसे बने रहें, या हम अपने कार्यकाल में दोबारा कैसे आ जाएं। तो ये कितना अंतर है वो वहाँ के लीडरशिप की थिंकिंग में और यहाँ के लीडरशिप की थिंकिंग में। कोई विज़न ही नहीं है। विज़न होना चाहिए 25 साल 30 साल के बाद का, कि हमारे बाद का जनरेशन कैसा होगा। तो स्टेट्समैनशिप जो है वो उसकी कमी है। वो जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, हमारे बिहार में नेताओं के बीच नहीं आएगा, मैं आज तक बड़ा दुख होता है, तकलीफ़ होता है, और मैं तैयार हूँ किसी के साथ बात करने के लिए। मैं जब ये काम शुरू कर रहा था, कैंपेन शुरू कर रहा था, मैं बहुत नेताओं से मिलने की कोशिश किया, मिला भी, ब्यूरोक्रेट से मिला, कुछ लोगों से मिला। लोग आँख में मिला के बात नहीं करते हैं एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा प्राइवेट सब्जेक्ट बन गया है, ऐसा पर्सनल सब्जेक्ट बन गया है, जो कि सब लोग अपने घर के बच्चों का एजुकेशन के बारे में चिंता कर रहे हैं।
अपने समाज के बच्चों की चिंता नहीं कर रहे हैं, अपने स्टेट के बच्चों की चिंता नहीं कर रहे हैं। और ये बिहार के लिए बहुत ही खतरनाक है आने वाले समय के लिए। इसलिए खतरनाक है कि जब समाज में जब 70% 80% जो गरीब बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा, है ना। आज भी 70% बच्चे सरकारी स्कूल में ही जा रहे हैं बिहार में, आप डेटा निकाल के देख लीजिए। और जो प्राइवेट स्कूल, कुछ ख़राब प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, अगर उनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा तो आप इमेजिन कीजिए कि बिहार कैसा बनेगा। आज बिहार को किस नज़र से देखा जाता है पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में। इसलिए बाहर की नौकरियों पे बैन नहीं लगाया जाता है क्योंकि वहाँ पंजाब के लोग जा रहे हैं, वहाँ बिहार के लोग जा रहे हैं, इसलिए बैन लगाया जाता है ना, कि बाहर के लोगों को हम लोग नौकरी नहीं देंगे। तो बिहार का इमेज जो है ऐसा बन गया है कि बाहर में हर जगह में कि बाहर की नौकरियाँ और सिर्फ माइग्रेंट वर्कर्स और अनस्किल्ड वर्कर्स जा रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को, हम अपने जनरेशन्स को उन स्कूल्स में अगर अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी ट्रेनिंग देंगे, तो ही जाके बिहार खुशहाल होगा। और वो टैलेंट, आप ये सोचिए कि जो 70% बच्चा जो अच्छा एजुकेशन नहीं ले रहा है वही बिहार में ठहर रहा है। जो 30% वहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है वो कोई बिहार में नहीं ठहर रहा है, और वो लौट के भी बिहार आने वाला नहीं है। जो 70% है वही बिहार में रहेगा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। और वो अगर वहाँ रहता है और उसके बाद वो बिहार में उसका माइंड वो डेवलप नहीं हो पाता है, उसका पोटेंशियल नहीं डेवलप हो पाता है, और वो एक मजदूर बन के रह जाता है, तो वो तो त्रासदी है ना बिहार के लिए। कितनी बड़ी आपदा है, और उसी आपदा को हम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। अपने घर से ज़्यादा हम इसको देखते नहीं हैं। हम सिर्फ सोचते हैं कि हमारे बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे, हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे जब प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, चाहे वो एमएलए का बच्चा हो, चाहे वो एक डॉक्टर इंजीनियर का बच्चा हो, सब इसी से खुश हैं कि हमारा बच्चा फलाने प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। मैं आपको अगर 90 के पहले के दशक की बात बताऊं, हम जब स्कूल जाते थे, कलेक्टर का बच्चा हमारे साथ पढ़ता था, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर का बच्चा पढ़ता था, सबका नज़र होता था, सबका कुछ ना कुछ स्टेक था उस सिस्टम में। आज कोई स्टेक नहीं है, तो कोई सोचता नहीं है, सिर्फ प्राइवेट। तो मैं जैसा बताया कि एजुकेशन जो है एक प्राइवेट मामला बन के रह गया है। सब अपने बच्चों से, हमारा बच्चा प्राइवेट में पढ़ लेगा। और कमाने का आज के समय में अगर मिडिल क्लास को कमाने का जो मेन कारण है, वो उसमें से 2 कारण खास हैं। एक है एजुकेशन का खर्चा, कि हम अपने बच्चों पे खर्चा करेंगे एजुकेशन पे, और दूसरा हेल्थ का खर्चा। ये 2 कारण से मिडिल क्लास आज संघर्ष कर रहा है कमाने के लिए। अगर यही सरकारी व्यवस्था अगर अच्छा बना रहेगा तो मिडिल क्लास हो चाहे वो गरीब क्लास हो, सबको वो अगर शिक्षा मिलते रहेगी अच्छे तरीके से, तो आपको इतना इनसिक्योरिटी नहीं रहेगा लाइफ में। बिहार में आप एजुकेशन सिस्टम की जो कमियां हैं, कहीं ना कहीं आप लीडरशिप पे उसकी बातचीत कर रहे हैं। मुख्य जो लीडरशिप है वो तो नेताओं के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि उन्हीं ने सब चीज़ बनाना है बिहार के एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए। आपने क्या कभी नोटिस किया कि बिहार में जो नेता हैं, विधायक हैं या सांसद हैं, वो कितने शिक्षित हैं? और शिक्षित हैं भी तो उनका व्यक्तिगत कोई विज़न है या नहीं है? हाँ, ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है कि बहुत सारे अशिक्षित नेता भी हैं हमारे प्रांत में, और जिनकी शिक्षा वहाँ से भी हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी शिक्षा वहाँ ये सरकारी स्कूलों से हुई है। और मैं हैरान रहता हूँ कि आप देखिए तो एमएलएज ही होते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो फीता काटने के अलावा कभी स्कूल के बच्चों से जाके ये नहीं बात करते होंगे, या भवन के अंदर जाके ये नहीं बात करते हैं, देखते हैं कि पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, टॉयलेट फंक्शनल है कि नहीं है। मैं आज भी अगर उन स्कूल्स में जाता हूँ तो एक बार मैं टॉयलेट ज़रूर यूज़ करने जाता हूँ। इसलिए जाता हूँ कि मैं जाके देखूँ कि टॉयलेट की क्या स्थिति है, ताकि मैं एक अपने दिमाग में कंक्लूज़न पे पहुँचूँ। और आपको जान के हैरान होगा कि प्रिंसिपल लोग भी मना करते हैं कि प्लीज़ आप टॉयलेट मत यूज़ कीजिए, है ना, क्योंकि टॉयलेट की स्थिति इतनी ख़राब है। तो जो एसएमसी में, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में जो ये नेता लोग होते हैं, इनको अंदर तक जाना चाहिए, इनकी जिम्मेदारी बनती है। और शायद वो उनके पास वो विज़न नहीं है, वो अशिक्षा एक कारण हो सकता है। और इसलिए हम लोगों ने ये कैंपेन शुरू किया है, जस्टिस पीपल्स कैंपेन, जहां हम उनको दोषी नहीं ठहराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनका हाथ मजबूत करें, लेकिन जनता को सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है, और जो मिडिल क्लास है उसको समझने की ज़रूरत है, और गरीब लोग जो हैं, जो यूज़र हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, उनको जानने की ज़रूरत है कि शिक्षा और सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसा टूल है जो एक जनरेशन में पूरा परिवर्तन ला सकता है ना। हम लोग सब प्रोडक्ट हैं शिक्षा के। जैसा मैंने बताया, मेरे पेरेंट्स स्कूल भी नहीं जा पाए थे, पूरा स्कूल एजुकेशन भी नहीं किए, लेकिन एक ही जनरेशन में हमने फेल भी देखा और हमने
टॉप क्लास यूनिवर्सिटी भी देखा है ना। तो ये शिक्षा से ही हो सकता है, ये कमाल जो है ये शिक्षा से ही हो सकता है। तो सब लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं कि ये मैजिक जो है और किसी चीज़ में नहीं है, झंडा उठाने में नहीं है कि नेताओं का झंडा उठा रहे हो उसमें कुछ मैजिक है, या फिर आप फॉलोअर बन रहे हो उसमें कुछ मैजिक है। अगर मैजिक है तो एक ही और एक चीज़ में शिक्षा में है, लेकिन ये विजन उन लोगों में नहीं आता है जैसा मैंने बताया कि लेकिन आप उन नेताओं का अगर फैमिली बैकग्राउंड अब का देखोगे तो सबके बच्चे कहीं ना कहीं अच्छी जगह पढ़ रहे हैं। तो ये इतने मूर्ख नहीं हैं कि वो शिक्षा का वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो अपने जनता के लिए शिक्षा का वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, अपने फैमिली के लिए समझ रहे हैं। अगेन वही प्राइवेट वाली बात है कि एजुकेशन को हम एक प्राइवेट तौर पे देखते हैं कि पर्सनल तौर पे देखते हैं। तो ये चीज़ से हमको कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा और उनको ये समझना पड़ेगा। अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो वो ऐसा बिहार का निर्माण कर रहे हैं कि जहाँ पर मतलब मुझे लगता है कि ये लड़ाई आपस में जब रिसोर्सेज कम होने लगेंगे तो लोग ज़्यादा लड़ेंगे, ज़्यादा भिड़ेंगे, लूटपाट होगा, दंगा फसाद होगा, यही सब चीज़ होगा, क्योंकि माइंड नहीं डेवलप कर रहा है। हर माइंड की एक जर्नी होती है, हर सोल का एक जर्नी होता है, आपके उसके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है। मैं तो ये कतई नहीं मानता हूँ कि अगर वो गरीब का बच्चा है और सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके अंदर क्षमता नहीं है। तो क्षमता कैसे बढ़ाएं ये उनको सोचना पड़ेगा। और ये सरकारी स्कूल सिस्टम को सुधार के वहाँ पर जो टीचर्स हैं, वहाँ जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, इसलिए हम लोगों ने ये कैंपेन चलाया है, अभियान चलाया है, जिस अभियान के माध्यम से हम ज्ञान दान का काम कर रहे हैं। तो ये जो जस्टिस पीपल्स कैंपेन है, हमने कोई पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और करेंगे भी नहीं कि हम स्कूल बना दिए या लाइब्रेरी बना दिए या ये हम प्रोग्राम स्लम के बच्चों के लिए चला रहे हैं। बहुत सारे NGO ज़्यादा करते हैं। हमारा अपना मानना है, इतने साल हमने सेवा में काम किया, मैंने बहुत ही सोचा इसके बारे में। मैंने सोचा कि नहीं, एक कैंपेन चलाते हैं और कैंपेन में हम हर तबके के जो स्टेक होल्डर्स हैं, और मैं मानता हूँ कि मैं भी एक स्टेक होल्डर हूँ, और गरीब जो बच्चा जा रहा है वो भी स्टेक होल्डर हैं, नेता भी स्टेक होल्डर हैं, और मिडिल क्लास डॉक्टर इंजीनियर भी स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि समाज सबका है, बच्चे सबके हैं, मतलब वो एक भविष्य है समाज का, बिहार का। तो वो सबके लिए उतना ही उस इम्पैक्ट डालेगा ना। तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को हम लोग कैसे मोबिलाइज़ करें, तो हमने सबसे पहले हमने 3 लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग ज्ञान दान का आंदोलन कर रहे हैं, उसमें हम वर्कशॉप्स करते हैं, एंड हम लोग पूरा वॉलंटियर्स हैं, इसमें सब लोग वॉलंटरी लेवल पे सब काम कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया और ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के जो दिल्ली में बच्चे हैं, उसमें से 40 वॉलंटियर एक्टिवली काम कर रहे हैं। जो रिसर्च स्कॉलर नहीं, वो BA के बच्चे हैं और अलग अलग लेवल पे पढ़ रहे हैं, BA MA के बच्चे हैं, और सब अपना 8 से 10 घंटा वीकली देते हैं। और आप हैरान रहेंगे कि उनको बिहार से कुछ लेना देना नहीं है। और मैंने उल्टा देखा कि बिहार के बच्चे जो दिल्ली में आके पढ़ रहे हैं वो बिहार को नहीं देना चाह रहा है, वो इसमें वॉलंटियर नहीं बनना चाहता है। ये भी एक मतलब इतना हैरान करने वाली बात है मेरे लिए, क्योंकि बिहार से जो निकल रहा है ना, वो पता नहीं वो आगे का ही रास्ता देखना चाहता है, वो पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाह रहा है। तो ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा। एनीवे, सो ज्ञानदान में हमने एक वर्कशॉप का मॉडल रखा है, जहाँ से यहाँ से जब जाते हैं तो ये लोग वर्कशॉप करते हैं, हम भी जाते हैं, करते हैं। मकसद ये है कि वहाँ के जो मिडिल क्लास हैं उनको हम मोटिवेट करें। वहाँ के बहुत सारे बच्चे IIT में पढ़ रहे हैं, IIM में पढ़ रहे हैं, जब वो लौटते हैं छुट्टियों में, वो कैसे ज्ञानदान दे सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हर ज़िले में 100 बच्चों, 100 लोगों का, स्टूडेंट्स का और बुजुर्ग लोगों का, प्रोफेशनल्स लोगों का एक ग्रुप बनाए, जो कि फोर्सफुली अपने आसपास के स्कूल कॉलेज में सप्ताह में 2 घंटा 4 घंटा भी अगर वो ज्ञानदान जाके देते हैं। अब आप सोचिए कि डॉक्टर इंजीनियर पॉसिबल है, महीने में 5 घंटा कोई भी समय दे सकता है अपने आसपास के स्कूल कॉलेज में, क्यों नहीं दे सकते हैं भाई। तो एक ज्ञानदान का मॉडल में वर्कशॉप है। फिर हम मेंटरिंग करा रहे हैं। मेंटरिंग में आप हैरान रहेंगे कि जो इंडिया से बाहर लोग रह रहे हैं, बिहार से बाहर लोग रह रहे हैं, वो सब देना चाहते हैं अपने स्टेट को, अपने कंट्री को। तो वैसे लोग मेंटर्स बने हैं, व्हाट्सएप कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू। वो लोग सप्ताह में 1 घंटा 2 घंटा गाइड करते हैं, उनके एजुकेशन के बारे में बताते हैं, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में बताते हैं। तो ये मेंटरिंग प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं। उसमें अभी लगभग 200 पेयर्स बन चुके हैं और वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। वो हमने शुरू किया अभी कुछ महीने पहले ही शुरू किया है। फिर हमने वर्चुअल क्लासेस शुरू किया। वर्चुअल क्लासेस में जैसे जर्मनी से एक लेडी जो हैं वो मैथ्स पढ़ाती हैं बेगूसराय के स्कूल में। ये सब हमने लॉकडाउन के पहले शुरू किया। तो ऑनलाइन का अभी प्रथा चालू हुआ है, हम लोगों ने इसको पहले ही शुरू कर दिया। और वो वर्चुअल क्लास अभी बंद है चूँकि स्कूल्स बंद है, बट फिर से वो रिज्यूम हो जाएगा। फिर ग्रुप क्लासेस चलते हैं जिसमें DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बहुत सारे यंग बच्चे हैं जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। संजय कुमार साहब से बातचीत हो रही थी। बिहार के एजुकेशन सिस्टम और वहाँ के नीतियों पे हम लोगों ने चर्चा की और जाना कि क्या कुछ अब तक रहा है बिहार में एजुकेशन का जो स्तर है वो, और सल्यूशन बहुत ज़रूरी है।
लेकिन ये सोल्यूशन किसी एक व्यक्ति के जाके काम कर लेने से ग्राउंड पे नहीं आने वाला है, ना ही कुछ बदलेगा। बदलेगा तब जब आप जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स होने वाले हैं या फिर जो शिक्षा ले रहे हैं बच्चे, उन तमाम लोगों को कम से कम अपने हक के लिए बातचीत करनी पड़ेगी। अपने नेताओं से, अपने समाज के बड़े लोगों से जाके बातचीत करनी पड़ेगी और अपने स्कूल के जो भी आसपास के जो स्कूल्स हैं उनमें क्या चीज़ें कम हैं, क्या ज़्यादा है, उन सारी चीज़ों पे बातचीत करनी पड़ेगी। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक आपका सिस्टम कुछ नहीं बदलेगा। तो अगर आपको कुछ बदलाव चाहिए तो आप उसका हिस्सा बने, क्योंकि बदलाव तभी संभव है जब आप उसके हिस्सा बनकर उसमें काम करना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे थे। धन्यवाद।